Good morning, all teachers. Good morning, all of you. I, Dr. Manoj Joshi, Faculty Department of Botany, and your host for today's webinar. Welcome you all in this webinar. हम लोग कुछ मिनट वेट करेंगे ताकि सभी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़ सकें। मीनवाइल मैं आपको आज के वेबिनार के बारे में कुछ जानकारियां देता हूं। आज का वेबिनार डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस KCMT द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि नेशनल साइंस डे जो 28 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि हमारे कंट्री के एक रेनाउंड साइंटिस्ट थे, उनके रमन इफेक्ट के बारे में जो उनने दिया था और इस रमन इफेक्ट्स पे उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके सेलिब्रेशन पे ये मनाया जाता है। सबसे पहले ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 1987 में मनाया गया था। जैसे आपको पता है कि जो हमारी थीम है फॉस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक क्राइसिस है, जिस विषय पे हम अपने विचारों को और मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच दो विशिष्ट मेहमान उपस्थित हैं, जिनका मैं परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका परिचय डॉक्टर बीनम सक्सेना मैम से कराना चाहता हूं, जो कि प्रोफेसर हैं जूलॉजी डिपार्टमेंट बरेली कॉलेज बरेली में, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने इनोवेशन के द्वारा एक नाम कमाया है। साथ ही साथ मैं मैम आपका KCMT परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे दूसरे वक्ता जो हैं वो डॉक्टर ममता अंबुजानी हैं, जो कि हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हैं रानी अवस्थीबाई लोधी महाविद्यालय बरेली में, जो हम सबको वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में बताएंगी। मैम, मैं आपका भी KCMT परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं अपने साथ जुड़े सभी शिक्षक साथियों, स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब मैं वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि डॉक्टर सौरभ कुमार, जो कि वेबिनार के कन्वीनर भी हैं, वो हमारे बीच आए और अपने विचारों को रखें। डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर सौरभ। Good morning, everyone.
आई थिंक मेरी आवाज आ रही होगी अभी। हाँ जी सौरभ, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू मनोज सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Myself Dr. Saurabh Kumar, and I am head of department botany here in KCMT and also the convener of this webinar. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Beenam Saxena, Department of Zoology, Bareilly College, Bareilly, for giving her precious time for this webinar to motivate and give some information regarding the innovation in science to our students. And I would also like to thank ma'am, Dr. Mamta Ambujani ma'am, head of department psychology from BRL Government Girls College Bareilly. मैम ने भी टाइम निकाला हमारे लिए, जबकि मैम भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था उनका। उसके लिए मैं उनको भी थैंक यू देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मेरे जितने भी फैकल्टी कलीग्स मेंबर हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उन सबका भी वेलकम है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वेबिनार हम लोग नेशनल साइंस डे, जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे वेबिनार करा रहे हैं। सैटरडे को क्यों करा रहे हैं, तो इसका एक रीजन ये था कि सैटरडे को हमारे यहाँ KCMT में क्लासेस ऑफ रहती हैं, तो ये सोचा गया कि बच्चे ज्यादा नंबर में इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज मंडे को हम बाकी और एक्टिविटी करा सकते हैं, तो शायद उस तरीके से हम इस तरीके से एक वेबिनार नहीं करा पाते। तो सभी लोगों का धन्यवाद जो इस वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, और खासतौर से जो हमारे गेस्ट हैं, आज के स्पीकर्स हैं, जिनसे हमें आज बहुत कुछ एक इन्फॉर्मेशन हमारे स्टूडेंट्स को और हम लोगों को भी सीखने को मिलेगी। दूसरा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबिनार का थीम हमने रखा है, वो थोड़ा ये भी सोच के रखा था, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने या पहले 2 साल की भी बात कर लें, फिर अभी तो कोविड के बाद कॉलेजेस खुल गए थे, फिर 1 महीने अभी जनवरी में भी कॉलेज बंद रहे, तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ साइंस के स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि क्योंकि साइंस अगर विदाउट लैब अगर बच्चे करते हैं, लेबोरेटरी वो नहीं कर पाते हैं, तो किस तरीके से वो अपना एक टेम्परामेंट बना करके रखें, क्योंकि हर चीज थ्योरी में पढ़ना साइंस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस में क्योंकि प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो एक लैब की कमी तो खलती ही है, जो कि हम थ्योरी के साथ उस चीजों को जोड़ते हैं। तो फोकस जो हमने रखा है वो ये रखा है कि डॉक्टर बीनम सक्सेना मैम है, वो आपको थोड़ा सा एक टेम्परामेंट साइंटिफिक हम किस तरीके से अपना मेंटेन रख सकते हैं पेंडेमिक टाइम में भी या उसके बाद भी, क्या चीजें हम कर सकते हैं और किस किस इनोवेशन की हमको जरूरत है और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजों पे मैम बताएंगी, हमको इन्फॉर्मेशन देंगी। और ममता मैम को हमने स्पेशली इसलिए बुलाया है क्योंकि साइंस के टीचर्स तो हम लोग हैं ही, लेकिन कुछ एक अलग हटके साइकोलॉजिकल क्या चीज हम सोच सकते हैं, एक टेम्परामेंट क्या होता है, एक साइंस के स्टूडेंट का क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है, एक साइंस के स्टूडेंट की और एक आम स्टूडेंट की भी, वो कि किस तरीके से वो चीजों को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है अपने लाइफ के हर पहलू में। तो हम बहुत लकी हैं कि 2 इतने ही अच्छे स्पीकर्स आज हमारे बीच में हैं और इन्होंने टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स को आज के वेबिनार के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के लिए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वेबिनार के माध्यम से हमको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और कुछ रोचक जानकारियां जो है वो जानने को मिलेंगी। एक चीज मैं और बस लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि आज जो हम साइंस डे मनाएंगे 28 फरवरी को, उसकी जो इस बार की थीम है 2022 की, वो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर है। मतलब सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हम किस तरीके से जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल सकते हैं, जिसमें सारे स्ट्रीम्स के लोग आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी, क्योंकि अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कहा गया है कि अब स्ट्रीम की इतनी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट कुछ भी चीज जो है वो पढ़ सकता है और आगे जाके किस तरीके से हम अपना भविष्य जो है उसको अच्छा बनाएंगे। तो मैं सभी का वेलकम करता हूँ हार्टली। ओवर टू यू मनोज सर। थैंक यू सौरभ। सौरभ सर ने अपने विचार रखे यहाँ पे, साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बीनम सक्सेना मैम को बुलाना चाहूंगा, वो आए और हमारे स्टूडेंट का मार्गदर्शन करें। प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप एक अच्छा वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं और जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
अभी आज का जो आपका टॉपिक है, जिसमें कि आपने रखा है कि कैसे हम साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए बच्चों को जागरूक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी, बस क्योंकि कम समय था, व्यस्तता थी, तो कुछ स्लाइड्स भी बनाई हैं, तो मैं थोड़ा सा अपनी एक स्लाइड प्रेजेंट करने के साथ साथ आपको बताती हूँ। नेचुरली आप सब जानते हैं कि जैसा कि ये है यहाँ पर, एक बार पहले मैं शेयर कर लेती हूँ, मुझे जरा सा ये बता दीजिएगा, ये शेयर हो रहा है? शेयर हो रहा है ना? यस मैम, यस मैम। हाँ जी मैम। ओके ओके ओके। तो जैसा कि आपका टॉपिक है फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर एट द टाइम ऑफ द पेंडेमिक क्राइसिस, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को थोड़ा ये बताती हूँ कि साइंटिफिक टेम्पर का मीनिंग क्या है ना? सिंपल, जैसे हम जब साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं तो इट मीन्स अ मॉडेस्ट ओपन माइंडेड टेम्पर, मतलब आपका जो स्वभाव है, खुले दिमाग का वो स्वभाव या मनोवृत्ति, दैट इज कॉल्ड सिंपली साइंटिफिक टेम्पर। और ये जो टेम्पर है, ये हर समय किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ नई नॉलेज अर्जित करें, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। और ये सारा का सारा नोन है कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पॉपुलराइज किया था इस फ्रेज को, दैट इज साइंटिफिक टेम्पर, एंड इट इज अ वे ऑफ लाइफ, और यू कैन से वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग विच यूजेस अ साइंटिफिक मेथड, जिसमें कि आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे क्वेश्चनिंग है, ऑब्जर्विंग रियलिटी है, टेस्टिंग, हाइपोथेसाइजिंग या एनालाइजिंग या कम्युनिकेटिंग। एक्चुअली जब हम साइंटिफिक टेम्पर पर आते हैं तो ये सारे के सारे जो इसकी यहाँ पर एट्रीब्यूट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि आपके यहाँ सौरभ सर ने बताया कि एक लंबे समय से हम लोग घर पर बैठे हैं, सारा कुछ हमारी जो पढ़ाई है वो थ्योरेटिकल हो चुकी है, और साइंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं, आई थिंक मेरी आवाज आ रही है मैम, आ रही है आवाज आ आपकी। रही है ना? ओके ओके। तो यहाँ पर हम लेबोरेटरी में कहीं कोई भी एक्सपेरिमेंट बच्चों को नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन आपको सभी को मालूम है कि जो साइंटिफिक टेम्पर की बात है, इसको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बुक में सबसे ज्यादा अच्छे से जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। रीजन ये क्योंकि हम लोगों को अपने कंट्री को डेवलप्ड की तरफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बस एक छोटी सी बात पे कि क्यों, कैसे डेवलप हो सकता है साइंटिफिक टेम्पर। एक टीचर की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर हमें डेवलप करना है तो टीचर का भी इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन साथ ही उस स्टूडेंट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं, लेबोरेटरी में किसी एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू आस्क द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक क्वेश्चनिंग नहीं होगी तब तक व्यूज जो है वो क्लियर नहीं होंगे ना। एंड देन बच्चों को ये मोटिवेट होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना खुद से उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। अगर उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि जब वो खुद से कुछ सर्च करते हैं तो उतना ही उनकी जो नॉलेज है वो उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, राइट। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बीइंग टीचर, कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं रिलायबल सोर्सेस के लिए, कि वो कहाँ क्या चीज किस रेफरेंस से ले सकते हैं, वो डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया, या अपना जो टीवी पर टाइम है वो उसको एंटरटेनमेंट चैनल्स की जगह कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम्स देखें, जिससे कि वो उनका जो विजन है वो वाइड होगा और उनका जो साइंटिफिक टेम्पर है वो थोड़ा वहां पर एनहांस होगा। तो इसमें जो बेसिक चीज है कि देखिए यहाँ पर एक 3D एक सिंपल सा पॉइंट है इनोवेशन साइकिल, कि जब आप कुछ भी करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी की, है ना। तो जब हम डिस्कवरी की बात करेंगे तो इसमें डेफिनेटली कि आप पहले सबसे पहले ये सोचेंगे कि हमको किस चीज की डिस्कवरी करनी है, क्या चीज उसकी आइडेंटिफिकेशन करना है, कैसे हम किसी बेसिक, अगर हम रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं तो कैसे हम किसी बेसिक रिसर्च के लिए कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको इस एरिया में जाना है, टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं ना। आपको जब कोई भी चीज डिस्कवरी करनी है तो उसके लिए पहले आप एक क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं हमको ये हाइपोथेसिस पर काम करना है, राइट। फिर हम उस पर डेवलपमेंट की बात करते हैं। मान लीजिए हमको कोई किट डेवलप करनी है
कुछ टूल्स डेवलप करने हैं, राइट। अगर हमने कोई अपनी हाइपोथेसिस बनाई, उस पर हमने वर्कआउट शुरू करा, उस पर हमने डिस्कवरी स्टार्ट करी, उसके बाद हमने कोई चीज डेवलप करी, और डेवलप करने के बाद जब हमको लगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी आ सकता है मार्केट में, हम किसी तरीके से उससे लोगों को कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं, तब हम उसके डिलीवरी की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम जैसे एक जनरल वे में एक छोटी सी बात करें कि अगर हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं, तो देयर शुड बी अ 3D इनोवेशन साइकिल। अभी क्या होता है कि जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि इंडिया जो है उसमें बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर की बात जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट करी थी, और आप सबको मालूम होगा कि इसको फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51A(H) में शामिल किया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और जहां तक की बात करते हैं, हमारा इंडिया शायद पहला ऐसा कंट्री है जिसने साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो हमारा यूथ में, इसको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करा। और उसमें उन्होंने कहा कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वहां पर जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो, ह्यूमनिज्म डेवलप हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये डेवलप हो, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। तो बेसिकली जो साइंटिफिक टेम्पर का कल्टीवेशन है वो उसमें क्या जरूरत है, उसमें जरूरत है साथ में लीडरशिप क्वालिटी की भी, क्योंकि बिना लीडरशिप क्वालिटी के हम ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप कोई टीम लीड करने की पोजीशन में रहते हैं, जैसे मान लीजिए हम BSc यूजी लेवल पर ही बच्चों की बात करते हैं, यूजी लेवल पर अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जैसे अभी बात हुई कि हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कराते हैं, तो जब हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कोई भी एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ वहां पर आते हैं। उनके पास एक टास्क होता है एंड वो ये मानते हैं कि एक ये ऑब्जर्वेशन आएगी, क्योंकि वहां पर फिक्स होता है कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका जो जनरल रिजल्ट है वो ये आना चाहिए। अभी क्या होता है कि जब हम साइंटिफिक टेम्पर की बात करेंगे तो उसमें हम ये बच्चों में मोटिवेशन ला सकते हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हो रहा है तो आप इससे रिलेटेड कुछ और हाइपोथेसिस बनाने के लिए भी जागरूक होइए। आप ये सोचिए कि अगर ये रिजल्ट नहीं आता है, अगर इस रिजल्ट में ये चेंजेस आते हैं, तब वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं, व्हाई, क्वेश्चन होना जरूरी है, राइट। अगर वो क्वेश्चन होता है कि अगर चेंजेस आए, मान लीजिए एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमने अपने यहाँ हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया, अब हमने कहा कि भाई हीमोग्लोबिन की रेंज जो है वो यहाँ पर इतनी होनी चाहिए, 12 से 15 होनी चाहिए या 11 से, अब हीमोग्लोबिन आया 8, तो क्वेश्चन उठा क्यों 8। अब जब क्यों 8 तो डेफिनेटली वो थोड़ा मेडिकल साइड पे जाएगा, वो सोचेगा क्या रीजन है, क्यों हीमोग्लोबिन कम आया, लाइक दैट। तो जब आपके रिजल्ट्स कहीं वेरी करते हैं, लेबोरेटरी रिजल्ट्स वेरी करेंगे, तब आपके क्वेश्चन आना चाहिए कि ये रिजल्ट वेरी करा तो क्यों किया, जब क्यों किया तो आप उसका आंसर ढूंढेंगे, जब आप उसका आंसर ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आप उस तरफ जाएंगे, और आपकी जो क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप ढूंढने के बाद अपने टीचर से पूछेंगे, अपने आप सोचेंगे, फिर आप हो सकता है ये कि अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक नई हाइपोथेसिस बनाएं, राइट, नई हाइपोथेसिस बनाए तो हम इसमें ये एक्सपेरिमेंटल टूल भी डिजाइन कर सकते हैं, तभी तो बात होगी कि साइंटिफिक टेम्पर कहीं बच्चों में डेवलप हो रहा है। तो साइंटिफिक टेम्पर का डेवलप होने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेस्ट है कि कुछ एट्रीब्यूट्स हमको आने चाहिए, है ना। इसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तभी आप इंक्वायर करते हैं कि अच्छा इसमें क्या हमें इंक्वायर करना है, और फिर आप क्या करते हैं कि एक आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे इस एरिया में कहीं जाना होगा, मान लीजिए अभी हम यूजी कर रहे हैं, फिर हम पीजी करेंगे एंड देन हम इस एरिया में भी जा सकते हैं, राइट। फिर आप एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, जैसे हम हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक जनरल सी बात, फॉर एग्जाम्पल अभी हम साइंटिफिक टेम्पर पर लेकर के एक हाइपोथेसिस बनाने की बात करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा साइंटिफिक टेम्पर है वो हमारे कंट्री में कितने युवाओं में ऑलरेडी डेवलप्ड है, या हम ये देखते हैं कि इज देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन साइंटिफिक टेम्पर ऑफ यूजी स्टूडेंट। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे जो यूजी स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन किस पर बेस्ड होकर के, मे बी बेस्ड ऑन जेंडर, या हमने एक दूसरा अपना हाइपोथेसिस बनाई कि बेस्ड ऑन लोकेल, मतलब कि वो रूरल एरिया से आ रहे हैं या फिर वो अर्बन एरिया से आ रहे हैं, या उनका स्ट्रीम क्या है, वो आर्ट के हैं, वो साइंस के हैं, या वो कॉमर्स के,
राइट। तो ये एक हाइपोथेसिस बन गई। मैं बच्चों को बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो कैसे कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, अगर आप अपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर हम साइंटिफिक टेम्पर को लेकर ही कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो हम सीधी से एक हाइपोथेसिस शायद बना सकते हैं कि देखते हैं कि जो साइंटिफिक टेम्पर है वो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों में या साइंस में या कॉमर्स में, इनमें से किस में ज्यादा डेवलप होता है, राइट। या फिर हमने देखा कि जो रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं या अर्बन एरिया से यूजी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनमें से किस में ज्यादा डेवलप है। या हम जेंडर बेस्ड हो जाए कि मेल्स में ज्यादा डेवलप होता है कि फीमेल्स, तो ये दिस विल बी अ हाइपोथेसिस। इस तरीके से आप कोई हाइपोथेसिस जब डिजाइन कर लेते हैं तब आप उस पर वर्कआउट शुरू करते हैं। अब मान लीजिए आपको इस पर करने के लिए क्वेश्चनर बनाना पड़ गया, फिर आपने उसको कलेक्ट करा डेटा को और फिर आप उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके आपका कोई रिजल्ट निकलेगा कि नहीं भाई यहाँ जो रूरल एरिया है उसमें इतने % बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर निकला, यहाँ अर्बन एरिया में इतने % बच्चों में निकला, या मेल्स में इतना %, फीमेल में इतना %। तो इस तरीके से आपकी वो जो हाइपोथेसिस है वो आपने वर्कआउट करी और वर्कआउट करने के बाद उसका एक रिजल्ट निकाला, राइट। और रिजल्ट निकाल करके वो आपका डेटा में आपका शामिल हो गया। तो ये एक आपका व्यू होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आए, फिर आप एरिया पर जाएं, फिर बनाए हाइपोथेसिस, फिर उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ हम लोग तो मैक्सिमम क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स हैं को ही पढ़ाते हैं और हम लोग भी साइंस से वास्ता रखते हैं, तो हम लोगों के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो हम लेबोरेटरी में अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है और फिर हम उससे किसी कंक्लूजन पर निकलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जिसका कि सोसाइटी को कोई लाभ हो। अगर हमारा कोई ऐसा कंक्लूजन निकला जिसका कि कोई लाभ ही नहीं मिला सोसाइटी में, तो वहां पर क्या होता है बेसिकली कि हमें लगता है कि हमारे उस पूरे एक्सपेरिमेंट का कोई बहुत अच्छा आउटकम नहीं आया, राइट। तो ये एक तरीका होता है साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने का। बेसिकली क्या होता है कि जैसे जनरल वे में अगर हम एक क्वेश्चन अपने दिमाग में लाएं कि क्या हम बिना साइंटिफिक टेम्पर के सरवाइव कर सकते हैं, डेफिनेटली आंसर हो सकता है यस। मैम यस प्लीज मैम, हमारे डीजी सर जरा ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप अपनी तरफ से ज्वाइन करा दीजिए क्योंकि होस्ट अभी आप ओके ओके। तो मेरे को पार्टिसिपेंट में जाके उन्हें ज्वाइन ओके ओके पार्टिसिपेंट में जाके उन्हें एडमिट करा दीजिए। ओके राइट, आई थिंक मैंने करा दिया है। हाँ, तो मैं यहाँ पर थी कि अगर हमने ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हम अपनी सोसाइटी में विदाउट साइंटिफिक टेम्पर रह सकते हैं, तो आंसर हो सकता है यस मिले। लेकिन जरा सोचिए कि फिर क्या होगा। जिन कंट्रीज में बहुत अच्छे साइंटिफिक टेम्पर के स्टूडेंट्स हैं, जहां पर बहुत अच्छे से रिसर्च या कुछ कोई वर्क चल रहा है, तो हमें अपनी हर चीज के लिए उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो अपने यहाँ फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो साइंटिफिक टेम्पर है ही नहीं, राइट। अभी जैसे बात हो रही है कोविड की, तो कोविड में क्या हुआ कि हमारे नंबर एक लंबे समय से हमारे स्टूडेंट्स घर पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कोविड के दौरान हमारे यहाँ की रिसर्च लेबोरेटरी के जो भी रिसर्च कर स्टूडेंट्स हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर दिखा नहीं। दिखा, क्यों दिखा? क्योंकि आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो इस पेंडेमिक क्राइसिस के समय पर इंडिया ने भी वैक्सीन बनाई, ये किसका एग्जाम्पल है? ये साइंटिफिक टेम्पर का ही तो एग्जाम्पल है, क्योंकि हम आज वैक्सीन बना पाए। आपको मालूम है कि जो साइंटिफिक पेंडेमिक क्या है, एक ऐसी कॉल है जिसमें कि हम अपने सिस्टम को मॉडर्नाइज करना सीखने की बात करते हैं। यहाँ पर हम साइंस, टेक्नोलॉजी या हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने किसी भी समय पर पोस्ट पेंडेमिक फ्यूचर में अगर हमारा पास साइंटिफिक टेम्पर कल्टीवेटेड है तो हम उससे बड़े आसानी से बाहर निकल सकते हैं, और हम निकले भी ना। आप सभी को मालूम है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन या कोविशील्ड यहाँ पर भारत बायोटेक ने यहाँ पर डेवलप करी। इधर जैसे आप जानते हैं मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, रामदेव जी ने भी अपनी कोरोनिल बाहर निकाली। तो ये क्या था? ये साइंटिफिक टेम्पर का ही एक तरीके से रिजल्ट था, राइट। इसी को लेकर के अब मैं थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहती हूँ कि जैसे आप देखते हैं कि अगर एक वैक्सीन बनी
अभी अब आपका साइंटिफिक टेम्पर क्या होना चाहिए, जो आज के स्टूडेंट्स हैं कि मान लीजिए वैक्सीन आ गई, हम गए, हमने तो क्या किया, हमने तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन उनके पास क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी इस पर। क्वेश्चनिंग होनी, क्या था वैक्सीन, क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर जा करके वर्क कर रही है। तो ये क्या है, जो हमारे कॉलेज लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं साइंस स्पेसिफिकली, क्या उनको ये सोचना चाहिए था, क्या हमने अगर कोरोना वायरस की बात करी तो क्या हमने उसकी जो स्पाइक प्रोटीन है उसके लिए जो आरएनए है उसको लेकर के इंजेक्ट किया तो कैसे हमारी वो जो अंदर गई किस मैम तरीके से। मैं आपका 2 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। जी जी जी। बीनम मैम, हाँ जी प्लीज। हमारे बीच हमारे डीजी सर डॉक्टर अमरीश कुमार जी जुड़ गए हैं। मैं उनका जी, हार्दिक वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम यू सर। ओके, थैंक यू। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके। हाँ बस मेरा 5 ही मिनट का रह गया है, उसके बाद मुझे मालूम है आपके नेक्स्ट स्पीकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बस 5 ही मिनट और लूंगी क्योंकि ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगी। तो बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि ये मैंने बस अपनी स्लाइड इसलिए बनाई कि बच्चों को ये इस पर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए थी, चाहे अपने टीचर्स से, कि सर ये वैक्सीन कैसे वर्क कर रही है। जब उनके पास ये क्वेश्चन आता तब डेफिनेटली वो आगे बढ़ते कि अच्छा ठीक है, ये इस तरीके का काम है, इसमें हम जो है वो आरएनए भी लेकर के वैक्सीन बनाकर इंजेक्ट कर रहे हैं, फिर वहां से एंटीबॉडीज बन रही हैं, फिर जब नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है तो कैसे वो एंटीबॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं हमारे उस समय आए हुए एंटीजन से ना, या फिर हम उसमें प्रोटीन सब यूनिट से बना रहे हैं। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सपोज हमने कहा कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, क्या डिफरेंस है वैक्सीनेशन में, राइट। तो बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर जो मैं मानती हूँ कि ये सिंपल वे में जो साइंटिफिक टेम्पर है, इसमें एक बेसिक चीज है कि हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। अगर हमारी थिंकिंग मतलब इट इज ऑल अबाउट रेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं है कि हर समय हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट से ही काम करना होगा। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, वी शुड बी डिसीजन मेकिंग। हमें उस वक्त ये सोचना है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, कैसे बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी लाइफ के समय पर आपके पास ये एक फीचर होना चाहिए कि आप लॉजिकल थिंकिंग में जाएं। आप कोई चीज जो भी आप जिस भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले रहे हैं, आपके अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन का इनपुट हो रहा है, आप उसको पहले एनालाइज करिए, उनके सॉल्यूशंस निकालिए, फिर अपने आइडियाज उसमें निकालिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, उनको इवेल्युएट करिए। तो डेफिनेटली आपकी ये इस टाइप की जो सॉफ्ट स्किल्स, आपकी जो प्रोग्रामर नीड्स, ये सब जब डेवलप होंगी तो आपका साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। लेकिन आजकल जो मैं यहाँ पर फेस कर रही हूँ कि जो इस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये टेम्परामेंट बन गया कि कोरोना हर बार हो और हम ऐसे ही पास होकर के अगले साल में चले जाएं। मुझे तो ऐसा फील हुआ क्योंकि पढ़ने का वो मुझे दिखा ही नहीं जज्बा। जब लेबोरेटरीज खुलती हैं तो स्ट्रेंथ वाइज एक्सेट्रा, मतलब उनके अंदर वो बात ही सी खत्म हो गई। और जो हम ये ऑनलाइन की बात करते हैं, जैसे हर बार हो रहा है कि ऑनलाइन हमारे को करना चाहिए, डेफिनेटली ये एक उस समय पेंडेमिक के टाइम का एक था कि ठीक ऑनलाइन से आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं सकता। लेकिन जो हम ऑफलाइन में बच्चों का साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनमें वो क्वेश्चनिंग की भावना जगा सकते हैं, वो एक्चुअली ऑनलाइन नहीं हो पाती क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं होता। जब तक हम किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तब तक हम अपनी बात उनको बहुत अच्छे से समझा नहीं सकते। तो यहाँ पर अपनी इसी स्लाइड के साथ मैं अपना ये एंड करूंगी कि बच्चों में लॉजिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है साइंटिफिक टेम्पर के लिए। और जब उनमें ये आएगी तभी उनमें वो जो मैंने आपको सारे एट्रीब्यूट्स बताए कि उनको क्वेश्चनिंग करनी है, उनको फैक्ट्स को ऑब्जर्व करना है, हाइपोथेसिस बनानी है, तब वो उस तरफ जा पाएंगे और तब वो कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे कि वो कुछ मार्केट में डिलीवर करें अपना प्रोडक्ट कि भाई ये प्रोडक्ट हमने बनाया और इससे सोसाइटी को ये बेनिफिट होगा। आजकल के समय में रिसर्चेस तो बहुत चलती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उनका आउटकम क्या है, और वो जो आउटकम आया वो कैसे सोसाइटी के लिए बेनिफिटेड है। मतलब कहीं ना कहीं हमको हमेशा टुवर्ड्स पेटेंट सोचना चाहिए कि हमने ये पेटेंट कराया जिसका कि ये बेनिफिट डायरेक्टली सोसाइटी को मिल रहा है। तब हम बात कर पाते हैं कि हाँ
हमारे यहाँ के लोगों में ये साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट है। तो इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पर खत्म करती हूँ, क्योंकि समय भी कम है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वेलकम। और हाँ, अमरीश सर आ चुके हैं। नमस्कार सर। Thank you. How are you, Beenam? हाँ जी। और सर कैसे हैं आप? सर एक्चुअली क्या था कि अभी लेक्चर स्टार्ट हो गया था, बीच में थे, सॉरी। मैं Very nice. Very nice. It was a good presentation. It was a good presentation. हाँ, Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। किसी का अगर स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। सौरभ, ओवर टू यू। धन्यवाद मैम। इसी क्रम में हम अपने दूसरे प्रवक्ता डॉक्टर ममता अंबोजानी मैम को आमंत्रित करना चाहेंगे, जो अपने विचार इस समय के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर डालेंगी। और वेलकम यू मैम। मैं आपको अनम्यूट कर मैम लीजिए। आप It's unmuted now. Hello, good morning everyone. मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी मैम। हेलो, ओके, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर सौरभ जी एंड KCMT ग्रुप। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इतने एमिनेंट एकेडमिशियंस और अपने प्यारे बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर पा रही हूँ बेसिकली एज अ साइकोलॉजिस्ट। और मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ, मैं ये बता दूँ। और जब मैं साइकोलॉजी में आई थी तो हम लोग की स्टार्टिंग हमारे टीचर्स ने जब किया था, तो ये जो आज का हमारा मुद्दा है नेशनल साइंस डे के ओकेजन पे कि साइंटिफिक टेम्पर को कैसे इंस्टिगेट किया जाए स्टूडेंट्स में, तो हम लोग को एक बात बहुत अच्छे से समझाई गई थी कि साइंस को आप लैब और व्हाइट बोर्ड तक सीमित मत समझें। साइंस एक थिंकिंग प्रोसेस है जो एक मैं आपको मनोविज्ञान मैं थोड़ा बातचीत के माहौल में ले आऊं तो शायद बच्चे कंफर्टेबल होंगे और समझेंगे। हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग के दो हिस्सों को स्टडी करते हैं। एक बिहेवियर जो कि हमें दिखाई पड़ता है, आप चलते कैसे, आप बोलते कैसे, आप बैठते कैसे, उठते कैसे, जो चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप अपने सेंसेस से। एंड सेकेंड इज थॉट प्रोसेसेस या मेंटल प्रोसेसेस, जो कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते बट आप उसके बारे में इन्फ्रेंस कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, अनुमान लगाते हैं। कैसे? आउटवर्ड बिहेवियर, जो बाहर आपका व्यवहार दिख रहा है। तो आप समझते हैं ना, जैसे कोई भी इंसान आप ये देखते हैं कि अगर वो उसका चेहरा झुका हुआ है, कंधे झुके हुए हैं, तो आप ये महसूस कर पाते कि इस समय शायद इंसान दुखी होगा। ठीक है, एक इन्फ्रेंस जो कि साइंटिफिक अप्रोच का बहुत बड़ा आधार है। मैम ने जो बातें कही हैं ऑब्वियसली वो सारे पॉइंट्स वही हैं, मैंने भी उन्हीं चीजों को देखा है। बट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हर इंसान, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस साइंटिफिक टेम्पर को कॉइन किया था, उन्होंने इस टर्म को सामने रखा था, तो उनका उद्देश्य ये था कि हमारा देश ऐसा हो जहाँ पे हर इंसान साइंटिफिक टेम्पर को रिप्रेजेंट करे, इंटरनलाइज करे, आत्मसात कर ले पूरी तरह से। उसकी जिंदगी में हर चीज जो भी हो रही है वो साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक अप्रोच के साथ हो। तो वो शुरुआत कहाँ से होती है? मैम ने जैसे शुरू किया था कि पहला बेसिस होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। हमें बहुत ही एक इंसान होने के नाते हमें और जो नॉन ह्यूमन बीइंग्स चीजें हैं उनमें यही डिफरेंस है कि हमारे पास रेशनल थिंकिंग है, तार्किक चिंतन हम कर सकते हैं, और प्लस हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल। बस वही कमी आ जाती है जहां एक साइंटिफिक या एक साइंटिस्ट आप कह लीजिए और कॉमन मैन, ये दो वर्ड यूज करूंगी मैं, कि कॉमन मैन और साइंटिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। एक आम इंसान जो है वो चीजें कुछ अपने मतलब की देख लिया, बाकी चीजों पे शायद वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट या साइंटिफिक थिंकिंग वाला जो इंसान होगा, नॉट पर्टिकुलरली व्हाइट कोट साइंटिस्ट आई एम सेइंग, मतलब कि हर इंसान जिसके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग की कैपेबिलिटी है या उसका टेम्परामेंट साइंटिफिक है, तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास हो रही हर एक चीज, चाहे वो नेचुरल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो, एनिमल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, किसी भी जो भी उसके एनवायरनमेंट में, फिजिकल वर्ल्ड में चीजें हो रही होंगी, उस सबको माइन्यूटली ऑब्जर्व करता है।
और ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ हेल्प करती है? हमारे पास साइंस क्या प्रोवाइड करता है? साइंस हमें थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करता है, जनरल बेस प्रोवाइड करता है, जिससे जब हमारे पास कोई इंडिविजुअल इंसिडेंट आता है, आज बारिश हुई, आपके पास थ्योरी है कि बारिश क्यों होती है, तो आप उस थ्योरी से उसका एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है साइंटिफिक, एक एग्जाम्पल है कि आपने अवेलेबल थ्योरी से ये चीजें की, उस इंडिविजुअल इंसिडेंट का आंसर निकाला। पर मान लीजिए बारिश हो रही है और बादल नहीं है, सपोज जस्ट एन इमेजिनरी सीन, ठीक है, आपके पास एक ऐसा ऑब्जर्वेशन आया जिसका आंसर आपके पास नहीं है। यही आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपको हेल्प करती है कि जो हमारे पास अवेलेबल थ्योरी थी वो तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पा रही है, तब क्या? यही एक पॉइंट कि जब आप माइन्यूटली हर एक चीज ऑब्जर्व करते हैं तो आपके सामने तभी प्रॉब्लम्स आती है, तभी आपके सामने क्वेश्चन मार्क उठता है। क्वेश्चन वही है जिसका आपके पास आंसर नहीं है और आपको तब उस आंसर को ढूंढना होता है, तब आप खोज में निकलते हैं। तब अब एक आम इंसान होगा तो उसका जो सबसे इजी, सबसे सरल तरीका, सबसे आसान उत्तर कि अरे भगवान की कृपा है ऐसे बारिश हो गई, नहीं, साइंटिस्ट नहीं मानेगा, क्योंकि वो उसको प्रूव नहीं कर सकता है। वो उसका आपको सारी चीजें, स्पेशली आप अपने सेंसेस से, आपका कोई भी सेंस ऑर्गन इस तरह की इंफॉर्मेशन को न देख सकता है, न सुन सकता है, न टच कर सकता है कि आखिर ये इवेंट हुआ कैसे। तो साइंटिफिक टेम्पर वाला इंसान क्या करेगा कि उससे रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, जहां से चाहे, अगर आपका बहुत छोटा बच्चा, एक बहुत छोटा बच्चा होगा तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। आप लोग की एज एडोलेसेंस है, एडल्टहुड है, तो वो कहाँ जाएंगे? अपने टीचर्स के पास जाएंगे, अपने पीयर ग्रुप के पास जाएंगे, एक्सपर्ट्स जिनको वो अपना रोल मॉडल मानते होंगे, जो अवेलेबल बुक्स होंगी, मटेरियल होंगे, आप सब कुछ पढ़ना चाहेंगे कि हमें ये आंसर मिले, नहीं मिलता है, जो अवेलेबल आपके पास आंसर होंगे उनके बेसिस पे आप तब हाइपोथेसिस, जिसे कि हम कहते हैं कि एक संभावित उत्तर उस प्रश्न का हम रखते हैं कि हो सकता है इस वजह से ये घटना हो रही है। जब इसी को हाइपोथेसिस कहते हैं, पर आप श्योर नहीं हैं कि वो आपकी हाइपोथेसिस सही है या गलत, फिर आप कहाँ आते हैं? तब साइंटिफिक टेम्पर का नेक्स्ट स्टेप आता है, आप उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उसको रिसर्च करते हैं। रिसर्च के आप उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के कई तरीके, मेथड्स पे आती है बात कि आप उन तरीकों को ढूंढते हैं। वो एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, वो नॉन एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है। नॉन एक्सपेरिमेंटेशन इज लाइक क्वेश्चनर मेथड हो गया, इंटरव्यू हो गया, सर्वे हो गया एंड ऑल, ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। तो इन तरीकों से फिर आप अपने उस हाइपोथेसिस के जो आपका संभावित उत्तर है उसको, उसकी जांच करते, उसकी वैलिडिटी चेक करते कि जो मैंने उत्तर सोचा है क्या वो सही है। फिर आपका जो मेथड है वो आपको एक डेटा तक ले आता है, आप एनालिसिस करते हैं, जो जिन भी तरीकों से जो भी आप एनालिसिस के रास्ते अपनाते हैं, फिर आपके पास एक रिजल्ट आता है, आउटकम आता है, और वो आप तब उसके अपने हाइपोथेसिस के अगेंस्ट चेक करते हैं कि क्या मेरी हाइपोथेसिस सही है, तो आप उसे एक थ्योरेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक थ्योरी देते, कंक्लूजन देते हैं, जनरलाइज करते हैं आगे सोसाइटी के लिए कि देखिए ये इस प्रश्न का ये उत्तर निकला, जो कि हम इन परिस्थितियों में ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर आपका उत्तर, जो आपका आउटकम रिजल्ट आया हुआ है, आपके हाइपोथेसिस के तरफ फेवर में नहीं है, आपने जो उत्तर सोचा था वो नहीं, कुछ और ही उसका कुछ और निकल के आ रहा है जो कि अभी आपको समझ में नहीं है, तो इसका मतलब फिर साइंस अपने आप में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप रिजिड मत हो जाइए, अरे नहीं हमने तो जो सोचा वही उत्तर सही होगा, नहीं। बीइंग अ साइंटिस्ट, हैविंग अ साइंटिफिक टेम्पर, आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, आपको रेडी होना पड़ता है कि हो सकता है अभी और इसमें ऑप्शंस हो और आंसर्स ढूंढने के इसमें रास्ते हो, अभी हमें इसके बारे में और जानना है। रिजिडिटी कभी भी साइंटिफिक टेम्पर का नेचर नहीं माना, कंपोनेंट नहीं माना जाता है, बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है हमें। स्केप्टिसिज्म एक वर्ड आता है जो कि साइंटिफिक टेम्पर के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। आप स्केप्टिसिज्म वर्ड आप सुनते कि हमेशा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आंसर, एक बच्चा बनना पड़ता है हमें। वो जो बच्चे वाली थिंकिंग होती है, चाइल्ड थिंकिंग, वो बहुत ही, वो हमें हमेशा अपने बुढ़ापे, अपने मरते दम तक रखनी चाहिए। ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीजें आपको अपनी डेली लाइफ में, वे ऑफ लाइफ जो
साइंटिफिक टेम्पर की डेफिनेशन आपने अभी सुनी, उसमें वे ऑफ लाइफ कहा गया है। आप घर में भी अपने उठते हैं, दिन भर जो काम करते हैं उसमें हर चीज फॉर ग्रांटेड ऐसे ही सिंपल रीजंस के साथ एक्सेप्ट कर लेना अच्छी बात है। हाँ, लड़ाई नहीं करनी हमें उसके लिए कि ऐसा क्यों मुझे हर चीज का उत्तर जानना, बट यू शुड क्वेश्चन। आप अपने पेरेंट्स से उन क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए, फिर अपने कॉलेज में आके आप अपने टीचर्स से उन क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए, अपने फ्रेंड्स से उन क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए जिनको आप जानते हैं। हर जगह इन प्रश्नों को रखना, जब तक आप प्रश्न रखना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी तरफ से शुरुआत नहीं होगी अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की। तो इसीलिए हमारे डीएसटी जो ये चाहती है अब या पहले से ही, जब ये नेशनल साइंस डे का कॉन्सेप्ट हुआ था या साइंटिफिक टेम्पर का कॉन्सेप्ट आया था, कि हमारी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने कह दिया, हमारे टीचर्स ने कह दिया कि ये चीज ऐसा होता है तो होता है, ठीक है, आपने उनकी बात सुनी, पर उसके बाद एक बार वेरीफाई करना बनता है। साइंस हमेशा वेरिफिकेशन की प्रोसेस तक पहुंचता है, उसके पहले कोई भी साइंटिफिक थ्योरी सामने नहीं रखी जाती है। आपके सामने अगर कोई थ्योरी आती है, कोई बात रखी जाती है, कोई उत्तर दिया जाता है, कोई एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि ये चीज ऐसे हो रहा है, तो आप प्लीज उसे वेरीफाई कीजिए रिलायबल रिसोर्सेज से। रिलायबल रिसोर्सेज खाली गूगल कर लेने से नहीं, गूगल करना इज गुड थिंग, मैं उसको बिल्कुल भी डिमोट नहीं करती हूँ, ये एक अच्छी चीज है, पर हमें कहाँ पे गूगल करना है, हमें क्या चीज गूगल करनी है। मान लीजिए हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, पर मैं जब भी कोई मेडिसिन अप्लाई करती हूँ किसी पे भी फैमिली मेंबर पे, मैं एक बार उसके बारे में पढ़ती हूँ, या किसी हेल्थ कंडीशन के बारे में होता है तो मैं उसके बारे में कहाँ पढ़ूंगी। तो साइंस क्या करता है, साइंस की एक बात और आती है, जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं वो तब तक आप दुनिया के सामने नहीं रख सकते हैं, दुनिया नहीं मानेगी जब तक कि किसी ऑथेंटिक सोर्स में वो पब्लिश ना हो। ठीक है, आप जब अपने कंक्लूजन तक आ गए, आपने थ्योरेटिकल एक अप्रोच भी दे दिया, एक रिसर्च एक कंक्लूजन प्लस थ्योरेटिकल अप्रोच दिया, पर जब तक वो पब्लिश नहीं है वो आपकी रिसर्च कोई मानेगा नहीं। तो हम भी उन्हीं रिलायबल सोर्सेस पे जाके हम उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें विश्वास होता है कि वहां पे जो बात कही गई होगी वो अनुमान पे, इन्फरेंस पे ऐसे ही नहीं कही गई होगी, वो पूरे साइंटिफिक स्टेप्स के साथ उन्होंने काम करके तब वो बात रखी होगी सामने कि ये हेल्थ कंडीशन इस वजह से होती है, ये मेडिसिन इस यहाँ पे अप्लाई की जाती है, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो अपने रिसोर्सेज का हम जहां से उत्तर ढूंढ रहे हैं वो कितने रिलायबल हैं, ये भी आपको जानना होगा, इस चीज के बारे में भी सोचना होगा। दूसरी चीज जो होता है कि हम मानते हैं कि हम लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी किसी चीज का उत्तर नहीं मिलता है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ थिंकिंग होती है, जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें होता ये है कि कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसी बात होती है कि क्यों नहीं समझ में आ रही, मैंने तो इतना पढ़ लिया, मैंने यहाँ से पढ़ा, सर से भी पूछा, मैम से भी पूछा, अपने घर में भी सबसे पूछ लिया, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रही। ठीक है, आपने बहुत मेहनत कर ली, बहुत दिमाग लगा लिया, आप थक गए, आप थोड़ी देर उस चीज को थोड़ी देर छोड़िए। ह्यूमन माइंड बहुत ही अपने आप में स्किलफुल होता है, ट्रस्ट मी, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे जब आप अपने आप के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी सब्जेक्ट सबसे पहले हमें यही सिखाएगा कि पहले अपने आप को समझिए, तब आप दूसरों को समझ पाएंगे। तो सबसे उसमें यही बात कहेगी कि एक टर्म आता है इंक्यूबेशन, आप लोग ने भी सुना होगा इंक्यूबेशन टर्म, आप सब इसके बारे में इससे अवेयर होंगे। तो हमारे इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो इंक्यूबेशन स्टेज होती है, जब हम किसी प्रॉब्लम को बहुत सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा होता है, तो एक टाइम क्या करता है, ह्यूमन माइंड रेस्ट करता है कि ठीक है अभी इस चीज को छोड़ के हम कहीं और अटेंशन पे करते हैं कुछ और। पर ऐसा नहीं होता है कि वो जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही थी वो एकदम ही गायब हो जाती है, वो कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे, ऐसे लेवल पे आपके माइंड के जिसके बारे में आप अभी अवेयर नहीं होते, वो वहां पे वो प्रोसेस में चलती रहती है। तब आप क्या करते हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में जो उस प्रॉब्लम सिचुएशन में जितनी भी एलिमेंट है, सबकॉन्शियसली उनके बीच में नया रिलेशन कहीं ना कहीं खोजा जाता है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और अचानक से जैसे ही वो इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त होता है, आपके पास एक सोल्यूशन आ जाता है, जिसे साइकोलॉजिकल टर्म में आहा एक्सपीरियंस कहते हैं। अच्छा लगता है, अरे ये तो ऐसे हो सकता है, ये वाली स्टेज आती है।
मैं उसका आपको बता रही हूँ कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। कोहलर एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो वो चिंपैंजी पे, पहले एनिमल्स पे होता था, अब एथिकल इश्यूज की वजह से ये चीजें बैन है। तो उन्होंने अपने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसे एक तहखाने में बंद किया और उसमें 3 बॉक्सेस रखे और उसके छत पे उन्होंने केले लटका दिए। वो बहुत देर कोशिश की, वो भूखा था तो बहुत कोशिश की, बॉक्सेस अलग अलग रखे थे, नीचे रखे थे रूम में। तो उसने बहुत कोशिश की, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो बहुत परेशान हुआ, उछला कूदा, जितनी भी उसके अंदर ताकत थी उसने सब कोशिश कर ली, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचा। फिर थोड़ी देर क्या हुआ, एक ऐसी स्टेज आई, वो चुपचाप जाके बैठ गया, वो कुछ नहीं कर रहा था। सबने सोचा होगा कि हो गया, वो हार मान गया, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो उठा, उसने तीनों बॉक्सेस जोड़े और वो छत तक पहुंच गया जहां पे केले लटक रहे थे, और उसने अपनी भूख शांत कर ली। यही सेम चीज हमारे साथ भी होती है। इट्स नॉट अ गारंटीड प्रोसेस, बट समटाइम्स इट हैपेंस। आप देखिएगा, हमें जब हम बहुत अपने सारे रिसोर्सेज, मेंटल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल, जो भी फिजिकल रिसोर्सेज खत्म कर लेते हैं, तो थोड़ा उस चीज से हटके एक बार, लेकिन आप मानिए आपका सबकॉन्शियस लेवल पे वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें चलती रहती हैं। सो साइंटिफिक टेम्पर अगर आपको लाना है अपने अंदर, जो भी अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं सबके लिए, पहली चीज पेरेंट्स के लेवल पे ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को अथॉरिटेटिव नॉलेज ना देके, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ, इसलिए आप खुद करके देखिए, आप करिए। आप बच्चे को ये आपको प्रमोट करना चाहिए, या आपको अपने घर में छोटे भाई बहन इनके साथ ये चीज, इस तरह के प्रैक्टिसेस अपने बिहेवियर में लाने चाहिए। नेक्स्ट, जब भी बच्चा कोई आंसर बताया जाए तो उसे अगर हमारी अथॉरिटी ने बोला है तो आप उसे मान लेना, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप डिनाई कर दीजिए, नहीं मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी, कोई बात नहीं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको ये आंसर कैसे पता, आपको कैसे पता कि ये ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह की चीजें, ये नहीं कि आप उन्हें गलत साबित कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि आप ये अश्योर हो सके कि वो भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर स्टडीड, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर पब्लिश्ड रिसोर्सेज से आ रही है। और फिर आप उसे प्लीज खुद भी करके देखें, एक्सपेरिमेंटेशन। आप जब तक उस चीज को खुद करके, खुद एक्सपीरियंस करके नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं एक जो साइंटिफिक टेम्पर वाला इंसान होगा स्केप्टिकल रहेगा, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं लग रहा है ऐसा हो सकता है, मैं एक बार फिर खुद से भी तो करके देखूं। हम जब भी रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स कैसे आगे बढ़ती हैं, हम पहले जितने अवेलेबल थ्योरीज होती हैं, जो जितनी इंफॉर्मेशन होती है, हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि ये एक चीज, ये एक रिसर्च गैप, जिसे नॉलेज गैप कहते हैं हम, ये रह गया, इसका उत्तर यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन ये इसके बीच का रिलेशन हमें समझ नहीं रहा। वहीं पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि अच्छा अब यहाँ ये एक नया क्वेश्चन है जिसका आंसर हम ढूंढ सकते हैं। तो अपने आप को स्केप्टिकल बनाइए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सुपरस्टिशन से ऊपर उठिए। प्रेजुडिस, साइंटिफिक टेम्पर का एक पर्पस और था कि हम फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिस जिसको हिंदी में पूर्वाग्रह कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपने जो आपके पहले जनरेशन ने बोला कि ये इंसान इस समूह का है तो ऐसा होगा, क्या आपने टेस्ट किया? मैं बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ, कृपया उसे फॉर ग्रांटेड ना माने। जैसे कहा जाता है लड़की है तो मैथमेटिक्स में कमजोर होगी, लड़का है तो इमोशनल नहीं होगा, ऐसा क्यों? हमने चेक किया और हम मान लेते हैं। हम ये इन्हीं ही पूर्वाग्रह कहते हैं कि हमने तो उस चीज को जाके देखा नहीं, हो सकता है वो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ही अच्छी मैथमेटिशियन हो, हमने सिर्फ पहले से ही एक पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएट करके उसके बारे में आपने कंक्लूजन दे दिया, जो कि गलत है, वो एक बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं। तो आपको अपने ह्यूमन रिलेशन में भी साइंटिफिक टेम्पर रखना जरूरी है। किसी के बारे में भी कोई निर्णय लेने से पहले एक बार पूरी चीज जान लें, तभी निर्णय लें। ये आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये हर समय मदद करेगी। ये अप्रोच आपको एक साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको आगे ले चलने में, अपने पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट में हेल्प करेगी। और जो पैंडेमिक क्राइसिस की बात है, वहां पे यही चीज सामने आया कि आखिर सारे बच्चे बाहर जाते थे, बच्चे सोशलाइज होते थे, वो घरों में बंद हो गए। आप चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे आपकी उम्र के बच्चे हो, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड के, सभी बच्चों को वो एक रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट मिला, जो कि किसी को शायद पसंद नहीं आ रहा था।
पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ये हम लोग ने बहुत इस टाइम पे कई सारी समस्याएं सुनी थी कि क्या किया जाए। पेरेंट्स ऐसे गुहार लगा रहे थे कि स्कूल आप प्लीज ओपन कर दीजिए, हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं बच्चे पे। यहीं पे काम आया कि शायद ह्यूमन रिलेशंस हमारे थोड़े से चेंज होते, थोड़ा हम लोग क्योंकि पेरेंट्स हमारी सोसाइटी में थोड़े कंट्रोलिंग हो गए। हम और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो हर समय क्वेश्चन और हर समय कुछ ना कुछ नया सोचने, कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं। अगर उन्हें रेस्ट्रेनिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, मतलब आप उन्हें एक बांधने वाले एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो परेशान होंगे। तो घर की छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व होकर उन प्रोसेसेस के बारे में देख के हम उनमें भी चीजें अपने इस साइंटिफिक टेम्पर को जागरूक रख सकते हैं। एक लैब तो मैंडेटरी है आपको नेचुरल साइंस के लिए, पर बाकी की लाइफ में भी अगर आप इस तरह का अप्रोच रखते हैं तो आप खराब या पागल नहीं माने जाएंगे, आप समझदार माने जाएंगे, आप बहुत ही बैलेंस थिंकिंग के साथ सामने आएंगे। जब भी आप कोई बात रखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि एक बार मैं सोच लूं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो सही है। ये आपको बहुत ही मदद करेगी और आई होप क्योंकि अब हमें बहुत जरूरत है, अब हर एक फील्ड में साइंस का जाना बहुत ही आवश्यक है। पैंडेमिक टाइम में मैंने देखा है सुपरस्टिशन ने भी लोगों को परेशान किया है। अगर शायद वो हो तो हम ट्रस्ट करते। वैक्सीनेशन हमारा डिले हुआ इसी वजह से कि हम वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं कौन सी दवाई है। कोई बात नहीं, आप सुनिए तो जो बातें कही जा रही हैं वैक्सीनेशन में क्या है, किस लिए है, बिना सुने हम किसी निर्णय पे कैसे, बिना पूरी बात जाने निर्णय पे आ जाना, ये गलत है, ये साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट जाता है। कम से कम आप अपने दिमाग को ओपन करिए, हर तरह से इंफॉर्मेशन लेने की, हर जगह से इंफॉर्मेशन लेने की, हर जगह से सीखने की ओपन माइंडेडनेस होना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी कि अगर कोई किसी भी स्टूडेंट में ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज रखता है पर उसे कहीं परेशानी आ जाती है, शायद कहीं से कोई दबाव मिलता है किसी भी तरह का, और ये हम सब एकेडमिशियंस, हम टीचर्स की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें। बजाय उन्हें ये बताने की ये चीज यहाँ मिलेगी, उन्हें ये बताने की लाइब्रेरी में जाके आप ये सारी चीजें सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और कैसे आप प्रॉपर आंसर ढूंढ के लाते हैं। कोई भी एक आंसर एक बुक में पढ़ने से बेटर है कि आप 10 बुक से पढ़ें और वेरीफाई करें कि 10 बुक में वही बात लिखी गई है या उससे भी कुछ अलग बात है। तब शायद आप एक ऑथेंटिक आंसर, ऑथेंटिक कंक्लूजन, ऑथेंटिक आर्टिकल, ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन के पास आ पाएंगे। तो मैं इसी के साथ अपने आप को रोकना चाहूंगी। सौरभ जी, अगर कोई स्टूडेंट कुछ बात करना चाहते हैं तो आई एम हियर, बाकी आप। हेलो। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू आपने सो मच। बहुत अच्छे से बच्चे। हाँ मनोज सर आप बोलिए। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को ये समझाया कि किस तरह से उन्हें अपना साइंटिफिक टेम्पर बनाए रखना है और साथ में अपने करियर में आगे बढ़ना है। और अब मैं कॉलेज के महानिदेशक डॉक्टर अमरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने कुछ विचार स्टूडेंट्स के सामने रखें। ओवर टू डीजी सर। आप चेक कर लीजिए डीजी सर हैं अभी ज्वाइन कि नहीं। हाँ, शायद डीजी सर चले गए हैं। मैं बोल देता हूँ उनसे तो एक बार लास्ट सर। में मनोज सर मैं एक बार बोल देता हूँ सर से, हाँ ठीक एक है। बार कॉल करो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैडम से साइन कराने। सर मैं आपका हो गया लेक्चर, अगर आप एक बार ज्वाइन कर लेते अभी सर कंक्लूड। ठीक ठीक है ठीक है सर। अभी डीजी सर बिजी हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू सर। अब हम अपने इस आज के व्याख्यान के अंत की ओर हैं और लास्ट में मैं डॉक्टर रेखा गंगवार जी को कॉल करना चाहूंगा।
मैम बीनम मैम कुछ कह रहे हैं। हाँ जी हाँ, बीना मैम कॉलेज आ चुकी हूँ। मैंने इसीलिए अभी ज्वाइन रखा। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज टू वे इंटरेक्शन नहीं रह गया ये तो कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल मैम। कोई स्टूडेंट स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर पूछना आप चाहते बीना मैम से या ममता मैम से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप 1 by 1 अपने क्वेश्चंस को अराइज कर सकते हैं। तो गिरीश है, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछो आप। Okay. बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, Good morning. पूछो। Good morning, sir. Good morning, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन ममता मैम से था कि अगर हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं जिसका कॉलेज से मतलब जिसका रिलेट जो हम न्यू करते हैं, हमें उसका रिजल्ट पता नहीं होता, तो मैम एक टाइम वो आता है जब हम उस प्रैक्टिकल में इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए इसके अबाउट में, कि मान लीजिए हम कोई भी फ्लोरल का कर रहे हैं या कोई भी सीड लेकर कर रहे हैं, तो एक टाइम कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल, तो एक टाइम वो आता है जो हम करते जाते हैं तो वो चीज हमें बोरिंग लगने लगती है। हाँ। उससे इंटरेस्ट हमारा हटने लगता है। तो मैम उस स्टेज में क्या करना चाहिए? हाँ, मैं यही बात कह रही थी। ये एक फेज आना निश्चित है। अगर आप उसके आंसर मतलब आप अपने उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे, एंड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पे जो ये हम इंसानों को ना एक चीज थोड़ी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कहीं हमसे कुछ कमी रह जा रही है, या तो हमने अपना नॉलेज बेस जो पहले से मतलब जो होता है ना, हमने अपनी पूरी तैयारी नहीं की। ठीक है, हो सकता है हमने उसके बारे में जितना लिटरेचर रिव्यू जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड जो अवेलेबल थ्योरीज है जितना पढ़ना था, शायद कहीं कुछ चीज छूट गई हो, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस या मेथड है, वो कहीं कुछ कमी आ रही है कि हम अपने आंसर तक नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो वही इंक्यूबेशन पीरियड में ये सारी चीजें होती हैं कि जब आप बोरिंग होने लगते हैं तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा कि आप कहेंगे अच्छा इसको छोड़ देते हैं, थोड़े बाद में देखेंगे कभी। यस मैम। हाँ, वो बहुत ही नेचुरल है और छोड़ देना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि वो आपके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गया होगा कि कभी उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी नहीं जानेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप फिर कहीं ना कहीं आप कुछ पढ़ रहे होंगे, अचानक से उससे रिलेटेड कहीं आपके सामने कहीं आर्टिकल, आप मान लीजिए आप ऑनलाइन कुछ चीज पढ़ रहे हैं, मटेरियल कहीं पॉप आउट हो गया, ठीक है, सामने आ गया कि ये भी चीज है, तो आप तुरंत सबकॉन्शियसली आपका दिमाग आपको डायरेक्ट कर देता है। वो आप जानबूझ के नहीं करते हैं, वो आपको डायरेक्ट कर देगा, अच्छा ये भी चीज इसके बारे में जरा पढ़ के देखें। हो सकता है वो एक टाइम है जब आपको उसके बारे में वो प्रॉपर चीज इंफॉर्मेशन मिल जाए, और तो ये चीज आप अपने आप को एकदम वही ना सख्त मत बनाइए कि नहीं मिल रहा तो अब नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बीच उसको छोड़ के कुछ और हम चीज देखते हैं, किसी और काम पे आते हैं, किसी और क्वेश्चन पे आते हैं, पर उसके बारे में चीजें डिस्कस करते रहे, देखते रहे, थोड़ा कम, जितने स्ट्रेंथ के साथ आप तब जुटे थे उससे थोड़े से कम। फिर एक मौका आएगा जब उसके बारे में आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हो जाएंगे, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आप फिर उस पे लग जाएंगे। पर उसी पे लगे रहने से अपने आप को तकलीफ देकर तब आप ना तो उस चीज पे काम कर पाएंगे, ना ही दूसरे किसी टॉपिक पे काम कर पाएंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कम मैंने इसीलिए लाया, साइंटिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके हाँ मैम। गिरीश, आपको समझ में आया? मैं कुछ और उस पे आपको बताऊं? नहीं मैम, ओके। आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। आपने बहुत ही हमारे लिए लाभदायक वाली बातें बताई हैं आपने, और बीनम मैम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिल्कुल, बिना मैम इज द वन जिन्होंने ये चीज इनिशिएट की, एंड आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से बच्चों के सामने रखे थे। जी, थैंक यू अगेन मैम। कोई और बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ बेटा। हाँ जी बेटा, पूछो आप। मेरा क्वेश्चन ममता मैम से है। हाँ जी, पूछो बेटा। मैम, अगर एक हद तक हम किसी भी चीज पे रिसर्च करें, ठीक है, मतलब हम अपने माइंड में कर रहे हैं रिसर्च, उसके बाद में हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं किया है हमने, ठीक है, हम अपने माइंड में ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, एक हद तक, हद से ज्यादा उससे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, ठीक है,
फिर उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, लेकिन एक हद तक उसकी लिमिटेड होती है ना, कि क्वेश्चन करना और क्वेश्चन का आंसर मतलब ढूंढना, और हम ढूंढते ढूंढते हम काफी आगे निकल जाते हैं, और एक स्टेज ये आती है कि मतलब हम लोगों को वो माहौल नहीं मिल पाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, आई मीन किसी भी दिक्कत से, तो फिर वो क्वेश्चन हमारे अंदर ही रह जाते हैं, वो खत्म तो कभी नहीं होते हैं, लेकिन एक हद तक कुछ साल बाद वो क्वेश्चन बाद में हमारे सामने आने लगते हैं। बिल्कुल। और इससे हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हम अपनी स्टडी करते होते हैं, उसमें भी पूरी तरह से माइनस में चले जाते हैं। एक तरह से मतलब KGNC जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके तरह माइंड हो जाता है, तो हम क्या करें मैम? हाँ, मैं बता रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले आपको ये बता सकूं कि आप क्या आप प्रॉब्लम क्या आपको लग रही है। वहां पे होता ये है कि कभी कभी हमें लगता है ना, हम इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड है और हम इसके बारे में बहुत पढ़ते जाते हैं, हर जगह से पढ़ते हैं, हर किसी से उसी के बारे में बातें करते रहते हैं, क्वेश्चन चलते हैं। ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर आपको कोई पसंद हो तो शायद आप उसके बारे में ज्यादा ही सोचते होंगे उससे रिलेटेड। जो मैं समझ पा रही हूँ कि शायद आप किसी एक सब्जेक्ट को आप बहुत पसंद करती हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पेपर या कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ है? यस मैम, लेकिन मैं एक साइड से जो होती है हेलो। मेरी एक लाइन है, काफी सारी है, आर्ट्स सभी चीज है, तो उसमें सब पे रिसर्च करती हूँ। जैसे नेचर मेरे को बहुत पसंद है, नेचर में तो आर्ट बनाना, और फिर उनके बारे में मतलब क्वेश्चन मतलब इकट्ठे करना, जैसे देख लेना वैसा बनाना, या फिर जैसे किसी इंसान के बारे में देख के उसके बारे में जान लेना, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आप करते हैं ना बेटा, ये सारा ह्यूमन नेचर है, ये डोंट वरी, आप बिल्कुल ही सही है इसमें। आप ये मत परेशान होइए कि मैं शायद हो सकता है मैं किसी फील्ड में कम जा रही हूँ। आपको इंटरेस्ट आता है, आप हर चीज में इंटरेस्ट लेते, लेके आप इसी एक स्टेज पे नहीं रुक सकते ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक स्पेशलाइजेशन लाना होगा। क्यों लाना होगा? आप चीजों को सब कुछ जानिए, ठीक है, सब चीज के बारे में जानिए, सब चीज के बारे में इंटरेस्ट रखिए, लेकिन सोचिए कि आपको करियर किस चीज में बनाना है। क्यों मैं यहाँ पे इसलिए इस समय करियर को इसलिए एम्फेसिस दे रही हूँ, हालांकि ये बहुत अभी नहीं है आप पे इस तरह का प्रेशर डालना, बट क्योंकि ये जो पैंडेमिक क्राइसिस है इसने एक बहुत ही बड़ा फैक्ट सबके सामने लाया है कि हमें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपने इस इंटरेस्ट में से इन सभी जितने भी मल्टीपल इंटरेस्ट हैं उनमें से एक चीज को आगे तक मतलब उसके बारे में ज्यादा काम कीजिए। बाकी जैसे ही आप मान लीजिए आप बॉटनी में आप बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, सपोज आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप पढ़ते 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 बॉटनी से बोर हो गए, तब आप आपका जो बाकी की चीजें हैं जिनमें आप जो आपको अच्छा लगता है उसके लिए वक्त दीजिए। वो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें आप बाकी के इंटरेस्ट पे काम करिए, ठीक है। आप ये मत कोशिश कीजिए कि आप सब सारी नाव एक साथ लेके चलेंगे, आप एक ही नाव में एक बार में सवार हो सकते हैं, ठीक है। बाकियों में अगर थोड़ा पीछे भी जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, थोड़े में कम नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा तो नहीं है कि आप उनमें एकदम से ही मूर्ख थोड़ी ना हो जाएंगे। आपको आएंगी चीजें, बस आपके नंबर उसमें नहीं दिखेंगे, पर आप एक किसी चीज में तो एक्सेल करेंगे, उसमें तो आपको कीर्तिमान हासिल होगा। हमेशा एक ही चीज, हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है ना, ह्यूमन माइंड, वो लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, तो हमें कहाँ पे कौन से किस एरिया में ज्यादा रिसोर्स देना है, किसमें थोड़ा कम देना है। इतना भी कम ना हो कि हम डिससेटिस्फाई हो जाए, हम निराश हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि लगे कि सब में बराबर देते, सब में हम एक्सेल कर रहे हैं, सब में 100% हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है। तो एक में आप आगे बढ़िए, बाकी चीजों को अपने खुशी, अपनी पसंदगी के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए रखिए बेटा। हेलो। यस मैम। हाँ, आप मेरी बात समझ पाए? यस मैम, बट अगर एक हमने जैसे आपने बोला मतलब एक बार में एक नाव पे सवार होना चाहिए, एक हद तक बीच में नाव आके रुक जाती है तो वो भी रुक जाती है, उसके बाद में हम क्या करें? ऐसी सारी हमारी नाव रुक जाती है, फिर हम क्या करें? देखो, कहीं ना कहीं जब कुछ एक ही तरह के रास्ते पे चल रहे हो, वहां पे आपको उससे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। सपोज आप जिस फील्ड में जा रहे थे आपको उसमें नहीं सक्सेस मिल पा रही, आपको सब्जेक्ट नहीं आगे समझ आ रहा है, अब क्या करूं? सोसाइटी कहती करे आप तो पीछे आ ही नहीं सकते हैं अब तो,
बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का रोल है। इसीलिए ये जो नेशनल साइंस डे है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हम एकेडमिशियंस के लिए, हम पेरेंट्स के लिए भी, हर एक लेवल पे इस चीज को, इस मैसेज को जाना बहुत जरूरी है कि प्लीज, अगर आपका बच्चा एक ग्रेजुएशन के बाद कह रहा है नहीं मैं फिर से इंटरमीडिएट किसी और सब्जेक्ट से करना चाह रहा हूँ, उसे वो मौका दीजिए। उसे ये मत रहेंगे कि अरे आपके 3 साल तो खराब हो गए, ठीक है, अब तो आप उस उम्र तक आ ही नहीं सकते हैं। जब ये चीजें आएंगी तो अभी तो ऐसा मत मानो कि एकदम ही सारे नाव बंद हो जाए, इतने हालात तो भी खराब नहीं आए हैं बेटा, ठीक है, पर कोशिश कीजिए, अगर कोई उसको रास्ता, आपको आंसर मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, तो आप उस पर चलिए। अगर एकदम से ऐसी स्थिति आती है तो तब वहीं पे स्टूडेंट के बाद फिर उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, उसके फ्रेंड्स, उसकी सोसाइटी एंड ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट, तब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम ऐसा माहौल दें कि शायद वो दूसरे रास्ते पे चल के अपने आप को आगे बढ़ा सके या अपना कोई काम कर सके। हेलो, भाई लास्ट क्वेश्चन कोई और पूछना चाहे मैडम से? हाँ, कोई और बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? एनीवन? सर मुझे ममता मैम से कुछ पूछना है। हाँ जी, पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, आपका नाम? मैम मेरा नाम गुलफरत जहाँ है, MSc प्रीवियस से जूलॉजी से। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा जूलॉजी है डिपार्टमेंट, तो हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माइनर चीज़ें हैं, जैसे बड़ी तो हम पढ़ लेते हैं, बॉडी की, अपनी बॉडी के बारे में इजीली पढ़ लेते हैं, लेकिन मैम जैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में, उनकी स्टडी थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको ठीक से अच्छे से आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उसको इस तरह से पढ़ें कि वो हमें हमारी तरह ही समझ आ जाए। वो छोटी चीजें छूटती क्यों है, मैं ये जान सकती हूँ? मैं आपको ये उसका ये आइडिया है कि क्यों छूट जाती हैं वो छोटी चीजें? क्योंकि जैसे कि हम अपने बारे में पढ़ते हैं, जब हम जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर मैं पढ़ती हूँ तो वो इजी हो जाता है, बिकॉज ह्यूमंस हैं, हम अपने बारे में पढ़ लेते हैं। बट अगर मैं माइनर चीज़ों की बात करूँ, जैसे इंसेक्ट्स हैं, जैसे मरीन एनिमल्स हैं, या किसी भी तरह के कोई भी इस तरह के एनिमल्स हैं, उनके बारे में सही से क्यों इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, उनके बारे में मतलब अच्छे से इंटरेस्ट नहीं जाग पाता उसमें, तो उसके लिए कैसे करके हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं? मैं आपका नाम सही बुला रही हूँ? यस मैम, यस मैम। आप जो भी जिन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले आप ये सोचो, क्या वो सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट आपको बताएगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जाम के हिसाब से बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट है? आपने पहले ये देखो कि आपके दिमाग में उसको इम्पोर्टेंट क्यों बनाया है, ठीक है? आपके दिमाग में इसलिए इम्पोर्टेंट बनाया कि आपके टीचर ने बोला है, आपके यूनिवर्सिटी ने या एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे कि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं। आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि अरे इस टॉपिक से जुड़े हुए बहुत चीजें आई हैं, तो आपका दिमाग मान गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो हमें पूरे अच्छे से जानना है, ठीक है? फिर जब जो आप कह रहे हैं ना कि छोटी छोटी बातें, उनके बारे में हो सकता है क्लासेस में कम एम्फेसिस हुआ हो, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी पैटर्न है उनमें कम एम्फेसिस हुआ हो, तो आपके दिमाग ने उनको थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है? पर जहां भी आपको अगर इस तरह, क्योंकि ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका टीचर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जामिनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिस दिन आप पूरी तरह से अभी फोकस्ड हैं, और मास्टर स्टूडेंट्स बहुत ही फोकस्ड होते हैं, क्योंकि वो क्लियर हो जाते हैं कि अब तो हमें इसी एक फील्ड में ज्यादा काम करना है, ठीक है? एंड अदर थिंग, क्योंकि हम ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाना बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है? मेरी नजर से आपको नॉलेज आना बहुत अच्छी चीज है, मतलब उस चीज के बारे में पूरा। इसीलिए मैं बच्चों को कहती हूँ, जब पूछते हैं कि मैम क्या करें हम, कोई नोट्स होगा, तो मैं नोट्स नहीं देती हूँ उन्हें, मैं पूरी बुक पकड़ाती हूँ, एक नहीं, एक टॉपिक से जुड़े हुए जितनी अवेलेबल बुक्स होती है मेरे पास, मैं सारी पकड़ाती हूँ। मैंने कहा आप नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स कैसे बनते हैं, जब हमने 10 बुक पढ़ी उससे हमने 4 पन्ने का एक नोट्स बना लिया, तो 10 बुक में तो मैंने पता नहीं कितने पन्ने पढ़े होंगे, तब मैंने वो जाके 4 पन्ने का नोट्स बना, और आप मेरे 4 पन्ने का नोट्स पढ़ेंगे तो मतलब आपके पास तो सिर्फ 1 पन्ना बचा। यस मैम। तो जब वो आपने जब मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी बुक्स उठाई, उनमें वो छोटे टॉपिक्स भी होंगे, और जब आप पूरा पढ़ेंगे तो छोटे टॉपिक्स भी आप पढ़ते चलेंगे,
पर Yes, अगर आप ma'am, नोट्स और exactly. छोटी चीजों और गेस्ट पेपर एंड ऑल जो कि यहाँ प्रचलन है, No, अगर ma'am, उनसे no, ma'am. alternate- हाँ, तो प्लीज जब जी, भी ma'am. वही मैंने कहा कि जितने ऑल द अवेलेबल सोर्सेज, जितने सोर्सेज हो आप सब चीज को पढ़ा कीजिए। गूगल भी इतना बुरा नहीं है, पर गूगल को Yes, ma'am. सेकेंडरी फेज पे रखिए। पहले आपकी जितनी टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जितने भी आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, रोल मॉडल्स हैं, एकेडमिक मॉडल्स हैं, Yes, आप ma'am. सबसे पढ़ने के बाद फिर जी. आप देखिए कि अच्छा यही चीज गूगल पे भी आप मल्टीपल सोर्सेज, पहला जो सर्च आंसर आया उस पे नहीं, ठीक Yes, है, ma'am. जितने सर्च जी. आंसर आ रहे हैं सब एक ही बात कह रहे हैं, यही तो जी. रिसर्च है, यही तो साइंस है। हम क्या करते हैं, जी, देखते मैम. हैं कि सारी चीजें एक पैटर्न पे आ रहे हैं, अच्छा ये एवरेज स्कोर इतना है तो मतलब हमारी पॉपुलेशन में इतने % लोग ज्यादातर इस तरह के ट्रेंड पे जाते हैं, जो कि साइकोलॉजी इसी में काम करता है, स्टैटिस्टिक्स इसी पे बात करता है, प्रोबेबिलिटी पे। Yes, तो ma'am. मतलब ये Yes. चीज ज्यादा सही हुई ना, Yeah, ma'am. Yeah, yeah. तो उस पे चलिए आप बिल्कुल, बस आपका ब्रेन आपको बताता है कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज कम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि Yes, आपकी ma'am. प्रायोरिटी अलग है। आपकी प्रायोरिटी जिस दिन जी. अलग हो जाएगी, जिस दिन आप टीचर अगर बन जाएंगे ना, तो देखिए आप छोटी छोटी चीजें भी पढ़ने लगेंगे, Yes, क्योंकि ma'am. आपसे बच्चे Exactly, पूछ ma'am. सकते हैं, कभी भी पूछ सकते जी, हैं। जी. अभी तो जी, आपको मैम. बनना है टीचर, तो आपको एग्जाम निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी, निकालने मैम. हैं, जी. तो आप ऐसे जी. टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? जी, मैम. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you so much, ma'am. Thank you so ओके much. बेटा। और मेरा कोई भी एक बच्चा? क्वेश्चन, आपसे कोई हाँ मेरे को एक क्वेश्चन? क्वेश्चन Yes, मुझको sir. पूछना है मतलब से। अच्छा पूछो, हाँ रिया पूछो फटाफट, हाँ, लास्ट क्वेश्चन हो गए। ये- नहीं मैं ये कहना चाह रहा था Ma'am, कि my बच्चों को question हम is लोग from साइंस, Beena ma'am. हाँ ठीक है एक मिनट रिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि बच्चे बीना मैम से क्वेश्चन शायद इसलिए कम पूछ रहे हैं क्योंकि हम साइंस बहुत पढ़ाते रहते हैं ना उनको, और आज उनको साइकोलॉजी सुनने को मिल गया है थोड़ा, तो इसलिए वो क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। तो मैं रिया समझ आप सकती अपना हूँ। क्वेश्चन पूछना। इसके साथ साथ बीना मैम से मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मैम, बीना मैम की जैसे हमारा अभी सिलेबस जो है कैरिकुलम पूरा चेंज हुआ है सारा, प्रैक्टिकल का भी और बाकी चीजों का, तो हम अपने प्रैक्टिकल कैरिकुलम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर कैसे और ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग या और बेनिफिशियल बना सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो आप अगर मुझे थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएंगे। नहीं, इस बार का जो, जैसे आप जानते हो अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो आया है, तो जी इस जी बार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर आपने देखा होगा तो उसमें काफी अच्छी चीजें भी ऐड हुई हैं। जैसे पेडिग्री हम लोग फर्स्ट टाइम करा रहे हैं ना, या फिर अगर देखा होगा तो हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट एक अभी कराया था जिसमें ह्यूमन कैरियोटाइपिंग कराई थी बच्चों को। तो आई डोंट नो कि आप लोगों ने कैसे कराया, बट हम लोगों ने क्या करा कि बच्चों का जो एक जनरल क्रोमोसोम का सेट हमारे पास होता है उसको निकाला, और एक पूरा ग्रुप का पेपर निकाला, और बच्चों से लेंथ वाइज कटवा के उसको उस पर पेस्ट करवाया। मतलब कैरियोटाइपिंग में डिक्रीजिंग ऑर्डर वाइज हमने उसको पेस्ट करवाया, तो बच्चों को समझ में आया कि हमारी जो ह्यूमन कैरियोटाइपिंग को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, उसमें किस टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि हमने उनको बताया एक्रोसेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, लाइक दैट। तो वो हम लोगों ने नेट से ही पिक्चर डाउनलोड करी, क्योंकि हम कैरियोटाइपिंग यहाँ बनवा तो नहीं सकते, स्लाइड बनाने का तरीका बताया उनको, लेकिन कैरियोटाइप के 2-2 पेज प्रोवाइड करे। एंड सेकेंड थिंग, तो ये अमीनो एसिड वाला जो है, इसमें हम जो बीड्स के साथ में कैसे हम 3D वे में बच्चों को समझा सकते हैं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। अदरवाइज अभी आप जनरल वे में देखिए तो बच्चों से पूछेंगे तो उन्हें बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर एकदम नहीं पता होगा कि हमारा अल्फा कार्बन है, उसके साथ में हम कैसे आर ग्रुप जोड़ रहे हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड है। तो मे भी आप लोगों ने मंगाई हो, हम लोगों ने बीड्स मंगाई हुई हैं, और अगर आपने देखा हो तो बीड्स के बिल्कुल क्लियर कलर मेंशन्ड है, कि जैसे अगर हम ब्लैक से दिखाएंगे तो कार्बन को दिखाएंगे, ब्लू से दिखाएंगे। तो आप लोगों ने मे भी ऐसा कराया है कुछ एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने? एक्चुअली में शायद आप जो बता रहे हैं ये जोलॉजी के लिए है, हमने बॉटनी में अभी नहीं कराया है ये। अच्छा, ओ सॉरी, तुम तो बॉटनी के हो, लेकिन हाँ, लेकिन हम मतलब लोग कॉमन सा ही होगा थोड़ा, ऐसा नहीं है। जी हाँ कॉमन ही है, वो चीज करा सकते हैं मैम, जरूर प्लान करेंगे। हाँ, तो इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम लोगों ने आपकी थोड़ा सा उनको बड़ा इनोवेटिव बनाते हुए बच्चों को कराया है। तो मैं कभी अगर आई तो बताऊंगी कि कैसे एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं बच्चों को। पेडिग्री भी इंटरेस्टिंग लगा, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग लगा, और बाकी के नए एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। तो जो एनईपी है उसको हम लोगों ने सेमेस्टर वाइज सारे एक्सपेरिमेंट्स को बांटा है,
तो कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी है, क्योंकि आपको याद होगा पहले तो हम लोग चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, एक जनरल वे में चलते थे कि स्पेसिमेन दिखा दिए, उसके बाद एक जनरल कुछ स्लाइड्स दिखा दी, उसके बाद थोड़ा डिसेक्शन भी बहुत समय से बैंड है। तो मेरी आवाज तो आ रही है मैम, क्लियर आ रही है। आ रही है मैम। तो काफी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं ये कह रही बच्चों में जरूरी है कि इस तरफ, जैसे बिल्कुल मैम का बहुत अच्छा लेक्चर था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक्चुअली इस समय के उसमें जो साइंटिफिक टेम्पर है प्लस बच्चों की साइकोलॉजी रीड करना बहुत जरूरी है। बच्चों की जो साइकोलॉजी है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मैंने देखा, मैंने अभी अभी कहा कि बच्चों में कुछ बच्चों का टेम्पर ये बन चुका है कि अरे सही है अब तो मतलब पास हो जाएंगे, एग्जाम भी कोविड में ही चले जाएंगे जी, और पास आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि बच्चों का एक मन बन चुका है कि अरे हमारा प्रैक्टिकल है नहीं है, मतलब वो बड़ा एक अपने इसमें कैजुअल वे में लेने लगे हम लोगों के प्रैक्टिकल्स को भी। तो मेरा यही है कि जो साइंस के बच्चे हैं, जैसा कि मैम ने बताया कि उन्होंने पूरा साइकोलॉजिकली डिफाइन किया कि बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, आप किस तरीके से वर्क करिए, आप कैसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कैसे आंसर आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये जो मोबाइल सबके हाथ में आया है ना, क्योंकि ऑनलाइन के समय पर क्या हुआ, मोबाइल ज्यादा हाथ में चले गए। पहले जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं थे उनके हाथ में भी आज मोबाइल है, क्योंकि सब ऑनलाइन है। लेकिन मैंने देखा है ना कि हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, किसी भी चीज का मिसयूज ज्यादा होता है यूज की जगह। बच्चों के पास ऑनलाइन है लेकिन उनको नहीं मालूम कि गूगल में क्या सर्च करा जाए, अपने काम की चीज कैसे सर्च करी जाए। तो इसमें बच्चों की गलती नहीं है, पहले हम उनको समझाएं। जब हम उनको क्लैरिफाई करेंगे कि बेटा देखिए आपका ये टॉपिक है, आपको इस तरीके से सर्च करना है, आपकी क्वेश्चनिंग इस वे में होनी चाहिए, आपका जो पढ़ाई है वो सिर्फ अभी एक जनरल वे में आप कह सकते हैं रटने तक सीमित रह गई है। बच्चों के 5 क्वेश्चन मिल जाए, हम एग्जाम दे लें और हमें डिग्री मिल जाए, तो इधर नहीं रहनी चाहिए। तो जो हम लोगों के नए करिकुलम में जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बना करके और बच्चों के साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के वाइज भी उनको डिजाइन कर सकते हैं। ये मेरे को लगा, मतलब काफी कुछ चेंज है अगर आप देखेंगे तो। जो फर्स्ट सेमेस्टर है जूलॉजी का ही करिकुलम देखा है, तो जूलॉजी हम लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग बनाया उसको और फिर कराया। इवन जैसे हम लोग मेंडल लॉ पढ़ाते हैं, अगर आपको याद हो, तो मेंडल लॉ को भी हम बीट से समझा सकते हैं कि देखिए ये करेक्टर है और ये इस तरीके से बच्चे में ऐसे इनहेरिट हो रहा है नेक्स्ट में। तो जब हम उसको प्रैक्टिकली ऐसे समझाते हैं ना तो उनको समझ में आता है। एक क्या हमने चौक डस्टर ली, एक पूरा बना दिया कि भाई देखिए ये ऐसे करेक्टर था, ऐसे चला गया, और एक हमने बीट से पूरा उनको समझाया कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई देखिए यहाँ ऐसे बना, यहाँ ऐसे बना, गैमीट बनाए, और बीट रख रख करके उनको स्क्वायर्स में रख के जब समझाया तो बच्चों को वो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये मुझे लगा कि इस तरीके से आप अपना करिकुलम को बेटर भी बना सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओवर टू यू मनोज सर। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के आखिर में अब मैं डॉक्टर रेखा गंगवार, जो कि इस प्रोग्राम की को कन्वीनर भी हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स कहें। ओवर टू डॉक्टर रेखा मैम। थैंक यू सर। आपको आवाज आ रही है सर? आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। पहले तो आप ही का धन्यवाद सर। सबसे पहले आपने माइक संभाला, इस वेबिनार को आयोजन किया, और जो हमारा आज का टॉपिक फॉस्टर साइंटिफिक टेम्पर एट द टाइम ऑफ द पेंडेमिक क्राइसिस, जो हमें आज 2 वक्ता मिले बहुत ही अच्छे। सबसे पहले डॉक्टर बीनम सक्सेना जी ने हमें बताया कि लॉजिक थिंकिंग, ओपन माइंड और नेहरू जी की थ्योरी पर हमें कैसे अपने बच्चों को कैसे समझाना, हमारा रोल बताया कि टीचर का रोल क्या है, इसके बारे में हमें भी अवेयर रहना है। और उन्होंने 3D डायमेंशनल साइकिल के बारे में बताया। और दूसरी जो वक्ता थी हमारी डॉक्टर ममता जी, उन्होंने तो ओपन माइंड ही ओपन कर दिया हमारा, कि मतलब साइकोलॉजी में क्या हमें कैसे करना है, पूरा माइंड ही ओपन करके रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। और उसके अलावा इस वेबिनार को आयोजन करने में हमारे कॉलेज के महानिदेशक डॉक्टर अमरेश कुमार जी, डॉक्टर विनय खंडेलवाल जी, जो एक हमारे ईडी सर डायनामिक पर्सनालिटी, और हमारे प्राचार्य डॉक्टर आर के सिंह महोदय जी का
मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। उसके साथ साथ जो हमारी ऑडियंस, बच्चे जो हमारे बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे थे हमारे वक्ताओं का, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अपनी पूरी टीम को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मैम, अगेन आपको फिर से धन्यवाद। फिर आपको आमंत्रित करने का हमें मौका मिलेगा। थैंक यू मैम। Thank you so much. Thank you everyone. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बीना मैम अगेन। पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद देना मैम, और आशा करते हैं कि भविष्य में हम लोग इसी तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और आप हमारा सहयोग इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद मैम। Thank you, everyone. Thank you, everyone. थैंक यू सर, थैंक Thank you.